सो हाय गाइस, आज जो मूवी की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी इसका नाम है वक्तुल मगरिब। ये एक इंडोनेशियन मूवी है और हॉरर मूवी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तीन बच्चे जिसका नाम रजत, वाती और कार्ता होता है, ये एक मैदान में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते काफ़ी शाम हो जाती है, वो लोग को पता नहीं चलता। वहाँ पे वाती रजत और कार्ता को कहती है चलो घर चले, लेकिन वो लोग नहीं सुनते, वो लोग खेलने में होते हैं। क्योंकि मगरिब के टाइम शाम के वक्त बाहर खेलना मना होता है, जब इविल स्पिरिट्स आसमान से उतर रही होती है और वह बुरा असर करती है। इस वजह से बच्चों को बाहर रहना मना होता है। उसी दौरान खेलते खेलते कार्ता की स्टिक गड्ढे में जा गिरती है और वह उसे निकालने लगता है। तभी उसका हाथ कोई अंदर से पकड़ लेता है। तभी वाती को कोई इविल साउंड जंगल में बुला रहा होता है और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते जंगल में चले जाती है। वहाँ कोई उसको पकड़ के खींच लेता है और जब वह हेल्प के लिए चिल्लाती है तब रजत उसकी आवाज़ सुन के उसको हेल्प करने के लिए निकल जाता है। फिर कार्ता अपना हाथ खींचता है उस गड्ढे से, जिसके कारण उसकी उंगली कट जाती है और उस दर्द से वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और वहीं पे वो सीन ख़त्म हो जाता है। फिर स्टोरी में हम 30 साल आगे देखते हैं, जहाँ पे दो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं जिसका नाम समान और आदि होता है। वो लोग काफ़ी स्कूल के लिए लेट हो चुके थे। वो भागते हुए स्कूल जा रहे होते हैं, जभी हमें रास्ते में कार्ता दिखता है जो एकदम पागलों के सरकन जंगल में घूम रहा होता है। फिर हम समान और आदि को भागते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हम उसकी टीचर, जिनका नाम मिस वोरो होता है, वो उन्हें गुस्सा करती है क्योंकि वो आज भी हमेशा की तरह लेट हो गए थे और अब वो दोनों को पनिशमेंट मिलने वाली है। वो दोनों अपना पनिशमेंट पूरी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है जिसका नाम आयु होता है। वो क्लास टीचर की फेवरेट स्टूडेंट होती है और वो उस वक्त अपना होमवर्क चेक कराने आई होती है। अगले सीन में हम समान और आदि को देखते हैं जो कि मिस्टर मारो के पास आते हैं। मिस्टर मारो आयु के फादर होते हैं। वो वहाँ पे इसलिए जाते हैं क्योंकि हर रोज़ समान को उनको हनी डिलीवरी करना होता है और वो हमेशा भूल जाता है। और यहाँ मिस्टर मारो समान से कह रहे होते हैं कि अगर वो इसी तरह हमेशा ऐसा करता रहेगा तो वो उसकी शिकायत उसके भाई सम्योन से करेंगे। फिर हम आयु को देखते हैं जो कि कार्ता के घर जा रही होती है खाना लेके, क्योंकि वो उसकी भांजी होती है। वो हर रोज़ कार्ता को खाना देने जाती है। वो खाना देते वक्त आयु को कहता है कि वापस जल्दी घर चले जाओ क्योंकि शाम हो गई है, शाम के वक्त बाहर रहना मना है। फिर हम रात के वक्त बच्चों को मस्जिद में देखते हैं, जहाँ उस्ताद उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पे शाम के वक्त ना आया करें क्योंकि शाम का वक्त अच्छा नहीं होता। अगर तुम लोग आना ही चाहते हो तो मस्जिद में अज़ान होते वक्त आओ, इससे तुम्हारे अंदर अच्छी बातें आएगी। फिर हम सामान को देखते हैं जहाँ वो अपने घर में होता है और वहाँ उसकी दादी पैरालाइज होती है। वो ना खुद से बात कर सकती है ना उठ सकती है। तभी वहाँ उसका बड़ा भाई सम्योन आ जाता है और घर आके उसको डिलीवरी ना करने की वजह से उसको मारता है और गुस्सा करता है और उसको वार्निंग देता है कि अगर वो फिर से ऐसा करेगा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह के वो शहर को चले जाता है कुछ काम के लिए। फिर वो कुछ दिन के बाद वापस आने वाला था। तभी हम सामान को वहाँ एक इविल शैडो दिखता है। वो अचानक से गायब हो जाता है। सामान को लगता है कि उसके आँखों का धोखा होगा। फिर अगले दिन सामान 2 हनी की बोतल लिए निकलता है कि वो एक साथ 2 डिलीवरी कर सके और इसी कारण वो आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं और मिस वारो आज भी उन्हें गुस्सा करती है और पनिशमेंट देती है। फिर वो दोनों पनिशमेंट ख़त्म होने के बाद बाहर निकल जाते हैं, जहाँ उनको शाम में एक प्ले देखने जाना होता है और वो लोग वैन से जा रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में कार्ता को देख रहे होते हैं, जहाँ के वो जंगल में लकड़ियाँ उठा रहा होता है और तभी उसको कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और वह पीछे पलटकर देखता है जहाँ आसमान लाल हो चुका था और अजीब सी हवाएं आ रही होती है। और ये फील उसको 30 साल पहले हुआ था जब वो अजीब सा हादसा हुआ था उसके साथ। फिर हम समान और आदि को देखते हैं जो कि प्ले देखने जा रहे होते हैं। रास्ते में वो मिस वोरो की बातें कर रहे होते हैं और उनकी बुराई कर रहे होते हैं कि वो कैसा उनको गुस्सा करती है और पनिशमेंट देती है। इसी दौरान समान ये कहता है कि मिस वोरो मर जाए। तभी वहाँ वैन ड्राइवर उससे ये कहता है कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी हम मिस वोरो को देखते हैं जो कि अपने घर आई होती है और उसको घर में कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और वहाँ उसको एक बूढ़ी औरत का जिन उसे डराता है और उसको पॉजेस करके जान से मार देता है। तब गांव वालों को पता चलता है कि मिस वोरो की डेथ हो गई है, पर वो लोग को सच्चाई का नहीं पता था। वो लोग इस चीज़ को हादसा समझते हैं। ये देख वैन ड्राइवर वापस चले जाता है
और यहाँ सामान को ये लग रहा होता है कि ये सब उसके कहने की वजह से हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और आदि कहता है कि तुमने ऐसा कहा, शायद इसलिए वो मर गई। तभी सामान कहता है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, बोलने से बातें सच थोड़ी ना हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस वॉरो का फ्यूनरल, जहाँ पे सामान को मिस वॉरो की घोस्ट हॉन्ट कर देती है और वह डर के घर आ जाता है। घर पे आने पे उसको एक बूढ़ी औरत का घोस्ट हॉन्ट कर देता है और उसके बाद वो पॉजेस हो जाता है। फिर तभी हम रात के टाइम पे चीफ दल रहीम, मिस्टर मार्तो और सिक्योरिटी आमीन को देखते हैं और वहाँ पे आयु भी होती है। वो लोग वहाँ पे न्यू टीचर मिस निंगशे को लेने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पे दल रहीम पूछते हैं कि उनको तो सुबह के टाइम आना था, आते आते इतना लेट कैसा हो गया। तभी निंगशे कहती है कि क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी और दूसरे गांव में पहुंच गई थी, फिर उनको ये गांव ढूंढने के लिए टाइम लगा, इस वजह से उसको लेट हो गया था। और हम यहाँ पे कार्ता को देख रहे होते हैं जो कि छुप छुप के ये सब देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। फिर हम नेक्स्ट डे आदि को देखते हैं जो कि अकेला ही स्कूल आया होता है, उसके साथ सामान नहीं आया होता है। तभी मिस निंगशे उसको देखती है पर उसको गुस्सा नहीं करती और ना ही डराती है, वो बहुत अच्छी रहती है। फिर नेक्स्ट सीन हम समयून को देखते हैं जो कि मिस्टर मार्तो के पास शॉप में हनी के पैसे लेने जाता है। तभी उसे पता चलता है कि सामान ने डिलीवरी की ही नहीं और वो वहाँ से गुस्से से चले जाता है। ये सुन के वो गुस्से के मारे घर आता है और घर पहुँचने पे वो सामान को मारने लगता है, लेकिन सामान तभी भी पॉजेस होता है। पॉजेस के हालत में वो उसे कहता है कि मर जा। तभी वहाँ एक बूढ़ी ईविल आती है और वो समयून को डरा रही होती है और समयून को वहाँ पे मार डालती है और अब वो पूरी तरीके से पॉजेस हो गया था। जिसके बाद वो दल रहीम के पास जाता है जहाँ वो उसके सारे मुर्गियों को मार के उसका खून बोतल में डाल के मिस्टर मार्तो के घर दे के आता है, जहाँ वो सामान को ऐसा देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हम उस आयु को देखते हैं जो कि स्कूल में होती है और वहाँ उसको मिस वॉरो का भूत डरा रहा होता है और वह बार बार सामान का नाम ले रही होती है। फिर आयु घर आते वक्त देखती है कि वहाँ पे दल रहीम और मिस्टर मार्तो सामान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने ऐसा बॉटल में खून डाल के दिया है। तभी दल रहीम कहता है कि मुर्गियाँ भी उसी ने मारी होगी। तभी दल रहीम, मिस्टर मार्को सब सामान के घर पे जाते हैं और उनके पीछे आदि और आयु भी निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने पे सबको उसके भाई की डेड बॉडी मिलती है और सब परेशान हो जाते हैं और सामान को ढूंढने लगते हैं। आदि और आयु को सामान मिल जाता है और वह नदी के किनारे खड़ा होता है और अजीब सी स्माइल करके वो लोग को देख रहा होता है। फिर वो सामान को दल रहीम के घर ले जाते हैं जहाँ वो कुछ नहीं बोल रहा होता है और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस निंगशे आती है और वो कहती है कि वो सामान से बात करेगी। वो अंदर जाती है और कुछ देर के बाद बाहर आ जाती है और वो कहती है कि उसने कुछ भी नहीं कहा और ये सब चीज़ें चुपके से कार्ता देख रहा होता है और वो इस वक्त भी बहुत परेशान रहता है। अगले दिन सामान मिस वोरो और सैम्यून का घोस्ट दिखता है और जो उसको कहता है कि वो उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर सामान अपने आप को फांसी लेके लटका के मार लेता है। फिर हम देखते हैं कि सामान के मर जाने से आदि और आयु को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तभी मिस निंगशे उन लोग को संभाल रही होती है। फिर वो क्लास में आदि को समझाती है कि उसे ये सब भूल के आगे बढ़ना चाहिए और वो अपना होमवर्क ख़त्म कर ले, जिसके बाद वो इस बात पे एग्री करता है। और अब शाम हो जाने पर स्कूल के गार्ड मिस निंगशे के पास आते हैं और स्कूल की कीज़ देते हैं और कहते हैं कि अभी आदि को घर वापस चले जाना चाहिए। तो निंगशे वहाँ कहती है कि मैं खुद आदि को स्कूल छोड़ आऊँगी। फिर थोड़ी देर के बाद वो आदि से कहती है कि जल्दी से प्रे कर ले घर जाने से पहले। तो वहाँ पे वो प्रे कर रहा होता है। वो प्रे करके बाहर आता है, तब वो वहाँ पे सामान के घोस्ट को देखता है। फिर वो देख के उसे डर जाता है। फिर कुछ देर के बाद उसे वो पॉजेस कर लेता है। घर पर वो पॉजेस ही रहता है। तभी वहाँ पे कार्ता आता है और उसके घर के बाहर एम्यूलेट लगाता है और ये करता देख उसके डैड देखते हैं और उसे गुस्सा करके वहाँ से भगा देते हैं। और एक ऐसा ही एम्यूलेट उसने सामान के घर के बाहर भी लगाया था। अगले दिन स्कूल में आदि बहुत चुपचाप और शांत सा बैठा हुआ रहता है। स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद सब बच्चे वापस से अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं जाता, वैसे ही बैठा होता है। वहाँ पे आयु उसे देख के बहुत परेशान होती है, लेकिन वो अब भी घर जाने लगती है। और वहाँ पे उसको मिस वॉरो का घोस्ट हंट कर देता है और वो इस बार
आदि का नाम ले रही होती है। तभी आयु वापस क्लास में जाके देखती है और आदि वहाँ पे नहीं रहता। फिर वो बाइसाइकिल लेके बाहर ढूंढने निकल जाती है, बट वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर हम आदि को देखते हैं जो कि एक बच्चे को लिए कहीं जा रहा होता है और गांव वाले रात भर उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग कहीं भी नहीं मिलते। नेक्स्ट डे मिस निंशे सारे स्टूडेंट्स से कह रही होती है कि क्लास के बाद सब घर जाके प्रे करें ताकि आदि और बहनें मिल जाए। क्लास के बाद आयु मिस निंशे के पास आती है और वो उसे एक एम्यूलेट देती है, जिसके बाद निंशे उसे नीचे फेंक देती है और वो परेशान रहती है और वो पूछती है कि ये क्या है। तभी आयु कहती है कि ये एक प्रोटेक्शन है जो कि ईविल चीज़ों से आपको बचाएगा। वो कहती है कि ये सब चीज़ों पे वो भरोसा नहीं करती और उसे भी नहीं करना चाहिए। फिर हमें शाम के टाइम दल रहीम और उस्ताद दिखते हैं जो कि मस्जिद आए हुए होते हैं। यहाँ पे वो बोनन की लाश देखते हैं और दूसरी जगह हम मिस्टर मार्तो को देखते हैं जो कि उनके घर में सामान की लाश मिलती है जो कि उन लोगों ने दफना दी थी। ज़रूर किसी ने वो लाश उसके घर में रखी है। ये देख वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन आयु जो कि आदि को देखती है, वो एक डॉग को मार के लथपथ खून से रहता है। ये देख आयु वहाँ से भागने लगती है। उसे देख के आदि भी उसके पीछे भागने लगता है उसको जान से मारने के लिए। वो उसे देख के भाग रही होती है, तभी दल रहीम की वाइफ उसे बचा लेती है और उसको अपने घर में छुपा लेती है। लेकिन आदि घर के पीछे की डोर से अंदर आ जाता है और वो आयु पे हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे आमीन आ जाता है और उसके सर पे मार देता है और आदि वहीं पे बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पे उस्ताद और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। उस्ताद उसको सूर्य पढ़ के ठीक करने की कोशिश करते हैं और वह कुछ देर के बाद उल्टी करके ठीक भी हो जाता है। फिर हम कार्ता को देखते हैं जो कि एमुलेट बना रहा होता है। फिर सब लोग आदि की बात कर रहे होते हैं कि आदि को ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी आमीन कहता है कि उसने बोनी को देखा था जो कि कह रहा होता है कि आदि ने सामान की बॉडी को कब्रिस्तान से निकाला और मार्तू के घर पे रख दी थी और उसने डॉग को भी मार दिया था। यहाँ आदि के रेड कहते हैं कि उसने कार्ता को देखा था जो कि उसके घर के बाहर एम्यूलेट लगा रहा था। ज़रूर ये काम उसी ने किया होगा। फिर सब लोग कार्ता के घर जाते हैं और वहाँ उसको मारने लगते हैं। तभी वहाँ दल रहीम आता है और सबको रोक देता है और वह कहता है कि कार्ता को दल रहीम के घर पे कैद करके रखते जब तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता कि ये काम उसने ही किया है। आगे हम आयु को देखते हैं जो कि डर के मारे बीमार हो गई थी। तब वो मार्तो से कह रही होती कि ये सब के पीछे कार्ता का काम नहीं है। दल रहीम बहुत परेशान होता है और कुछ नहीं कहता। तभी आयु से मिलने मिस निंशे वहाँ पे आती है और आयु उसे देख के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी निंशे कहती है कि वो कार्ता से मिलने घर गई थी और वहाँ उसे पता चलता है कि आयु रोज़ उसके घर पे जाती थी। तभी वहाँ पे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ से सारी बातें समझ में आ जाती है। यहाँ कार्ता कह रहा होता है कि उस दिन आसमान का लाल हो जाना और अजीब सा फील होना, ये सब उसने 30 साल पहले फील किया था, जिससे कार्ता को लग रहा होता है कि मिस निंशे एक ईविल जिन है जो कि बच्चों को असर करती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। और ये चीज़ उसे कंफर्म करने के लिए मिस निंशे को एम्यूलेट देना होगा और अगर वो एम्यूलेट को रिजेक्ट कर देती है तो वो पक्का जिन है। और वैसे ही आयु मिस निंशे को वो एम्यूलेट देती है जिसे वो नीचे फेंक देती है, जिससे ये बात पक्की हो जाती है कि मिस निंशे एक ईविल है और जिन है। और यहाँ वो आयु के सामने ये सब बातें एक्सेप्ट कर लेती है और उसे डराने लगती है कि अगर वो ये बात किसी से भी कहेगी तो वो उसका हाल सामान और आदि के सर का कर देगी। और वो याद दिलाती है कि उसने कार्ता के साथ क्या किया, यानी इससे पहले 30 साल पहले जो कार्ता के ऊपर हुआ था वो इसी जिन ने किया था। तब हम मिस वोरोको का घोष देखते हैं जहाँ वो अपने लव वन को बचा रही होती है। वो आयु को वहाँ पे बचाने आती है लेकिन वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि मिस निंशे बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और वहाँ पे मिस निंशे अपने हाथ पे एम्यूलेट भी पकड़ लेती है, मतलब वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और आयु को यहाँ पे समझ आ जाता है कि आदि की लाइफ अभी मुश्किल में है और अब वो दल रहीम के घर जाके कार्ता को फ्री कर रही होती है, जहाँ कार्ता उससे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो हर चीज़ से डर रहा होता है, अजान से, अल्लाह से, हर चीज़ से। तब वहाँ पे आयु उसे समझाती है कि उसे अल्लाह से नहीं डरना चाहिए, उसे अजान से नहीं डरना चाहिए, वो उसकी मदद करेगी और कहती है कि उसको आदि की हेल्प करनी चाहिए।
यहाँ कार्ता आयु को आदि को बचाने के लिए कहता है और खुद मिस निंशा के पास चले जाता है। यहाँ मिस निंशा अपने असली हुलिये में आ गई थी। फिर वो वहाँ पे वाती का रूप ले लेती है, जिसे देख कार्ता काफ़ी डर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वाती को इसी ने पोजेस किया था और रजत को इसी ने जान से मार दिया था और वाती को भी मार दिया था। वहाँ पे गांव वालों ने कार्ता को बचा लिया था। खैर अब कार्ता वहाँ से भागता है और उस जिन के रहने की जगह पे पहुँच जाता है जहाँ वो रहती थी। यहाँ आयो अब आदि को ढूंढ लेती है, जहाँ जिन उसे तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश कर रही होती है। जिन उसे लेके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे कार्ता आ जाता है और जो वो नमाज से और अजान से डर रहा होता है वो तभी ज़ोर से अज़ान देने लगता है। तभी वो जिन की पावर कम हो जाती है और वो वहाँ से दूर हो जाती है, चले जाती है। आदि वहाँ पे ठीक हो जाता है और वह बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि आखिरी सीन में जहाँ पे दूसरे गांव और दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, वहाँ पे वो जिन आ जाती है और उसे आवाज़ दे के बुलाती है। वहाँ पे इस मूवी ख़त्म हो जाती है। यानी वो जिन मरी नहीं थी, बस वहाँ से दूर हो गई थी और चले गई थी। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।